फ्रेंड्स, अपनी सीपीसी लेक्चर सीरीज का मैं आज थर्ड लेक्चर ले रहा हूं। डिग्री के कंटिन्यूएशन में, क्योंकि डिग्री के कुछ एस्पेक्ट्स नहीं पूरे हो पाए थे, टाइम नहीं मिल पाया था, तो आज उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जो मैंने कल लेक्चर डिलीवर किया था उसमें मुझे लगता स्लिप ऑफ टंग हो गया था। जो मैंने डिफिनीशन दी थी ऑर्डर का, शायद हमने और सेक्शन 2 और क्लास 18 बोल दिया था, तो वो सेक्शन 2 क्लास 14 है। तो ऑर्डर की डिफिनीशन जो दी गई है वो सेक्शन 18 के बजाय सेक्शन 2 क्लास 14 में दी गई है। और इसी डिफिनीशन को, और जो जजमेंट की डिफिनीशन है वो सेक्शन 2 9 में दी गई है। बिल्कुल सही है ये, जैसे मैंने बताया था आपको। ऑर्डर में जो ऑर्डर 20 है, हमने शायद कल रूल 2 बोल दिया था, तो ऑर्डर 20 रूल 4 सब क्लास 2 है। वो सही डिफिनीशन जो है। और एक चीज़ मैं और रिपीट कर दूं, हालांकि मैंने पूरा डिस्कस किया था कल, कि ऑर्डर और डिक्री में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल यही है कि जब ऑर्डर किसी पेपर पर भी दिया जा सकता है, उसके सारे एलिमेंट वही हैं जो डिक्री के होते हैं। एडजुडिकेशन होना चाहिए, पार्टीज होनी चाहिए, उनके बीच राइट होना चाहिए, और कोई सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, और वो फाइनल होना चाहिए। जजमेंट भी फाइनल होता है और डिक्री भी फाइनल होती है। जजमेंट या डिक्री में कोई अंतर नहीं, एक्सेप्ट कि जो डिक्री दी जाती है उसमें जब आप देखें, मैंने कल बात बताया था कि शेड्यूल 2 है, तो शेड्यूल 2 में कुल 8 अपेंडिक्स दिए गए हैं, ABCDEFGH। पढ़िएगा जरूर, देखिएगा जरूर इसको। तो हर अपेंडिक्स में सबका फॉर्मेट दिया गया है, जैसे कैसे समन इशू होगा, कैसे WS लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, फॉर्मेट होगा, कैसे अरेस्ट बिफोर जजमेंट होगा, अरेस्ट बिफोर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट होगा। ये सब लिखा गया है किसी न किसी फॉर्मेट में, किसी न किसी जो अपेंडिक्स है। तो अपेंडिक्स ए से लेकर के यस तक, इन 8 अपेंडिक्सेस में से सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। उसी फॉर्मेट पर सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक प्रोटोकॉल है वो दिया गया है। तो जो डिक्री होती है, आप देखेंगे कि अपेंडिक्स नंबर डी में, फॉर्म नंबर 1 में अगर कोई जजमेंट दे दिया जाए, उस पेपर पर दिया जाए जो फॉर्म नंबर 1 है अपेंडिक्स नंबर डी का, उसे डिक्री कहते हैं। और डिक्री ऑर्डर में कोई अंतर नहीं है। और यही जब फॉर्म नंबर 1 में जब जजमेंट लिख दिया जाएगा तो वही डिक्री हो जाएगा, वही फॉर्मल एक्सप्रेशन हो जाएगा। जब सेक्शन 2 क्लास 2 डिफिनीशन देखेंगे तो डिक्री इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। जब एडजुडिकेशन का कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन ना हो, बल्कि केवल एक्सप्रेशन हो, तो वही जजमेंट हो जाएगा। तो जजमेंट और डिक्री में कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है। जजमेंट भी रिजुडिकेटा होता है, अपील, इसके खिलाफ अपील भी हो सकती है, रिवीजन भी हो सकता है। ये कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए मैंने बता दिया आपको कि जजमेंट और डिक्री में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज हम डिक्री डिस्कस कर रहे थे, उसी के एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसी डिक्री में दिया गया है कि पहली चीज तो यह है कि अगर कोई रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है या सेक्शन 144 में रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स है, अभी हम डिस्कस कर देते हैं इसको। तो जो रिजेक्शन ऑन प्लेंट है वो भी डिक्री होती है। वो डिक्री क्यों होती है? आप कहेंगे तो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्शन बिना दूसरी पार्टी को सुने बिना प्लेंट का रिजेक्शन नहीं होता। ये है ऑर्डर 7 रूल 11 में। देखिए, जो ऑर्डर में बता रहा हूं वही ऑर्डर पढ़िएगा, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे आप। तो मैंने बताया आपको कि जजमेंट दिया गया है वो सेक्शन 2 क्लास 9 में, और ऑर्डर 20 रूल 4 क्लास 2 में दिया गया है। और ऑर्डर 20 रूल 5 में उसको और क्लैरिफाई किया गया है, उसको भी देख लीजिएगा। तो 2 रूल्स इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 20 में, रूल 4 एंड 5 फॉर द डिफिनीशन ऑफ द जजमेंट अलॉन्ग विद सेक्शन 2 रूल 9। ये जजमेंट दिया गया है।
और अब जो हम बात कर रहे हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज आल्सो एन डिक्री, तो डिक्री इसलिए होती है क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 में 6 ग्राउंड दिए गए हैं। मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, जब बताऊंगा तो बताऊंगा आपको आगे चल करके इसको डिटेल में। 6 ग्राउंड दिए गए हैं, जैसे स्टैम्प पेपर नहीं लगा है, आपने काज ऑफ एक्शन गलत लिख दिया है, आप टाइम से अपीयर नहीं हुए, गलत जो प्रोसीडिंग्स है, और अंत में कोर्ट आपको अपॉर्चुनिटी दे दी ठीक करने के लिए, और अगर आप इसमें गड़बड़ी करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, तो आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर प्लेंट रिजेक्ट हो गया तो दोबारा आप सूट नहीं ला सकते जब तक कि कोर्ट से परमिशन ना हो। तो एक बार प्लेंट रिजेक्ट होने पर आप दोबारा सूट तभी ला सकते हैं जब कोर्ट आपको फर्दर ऑर्डर करे, जब परमिशन दे। तो ये क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 में जो प्लेन का रिजेक्शन होता है दैट अमाउंट्स टू डिक्री, क्योंकि दूसरी पार्टी को उसमें सुना जाता है। यह भी एक तरीके से एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट होता है, राइट होता है। एक पार्टी कहती नहीं हमारा व्यू पॉइंट ये है, और दूसरी पार्टी कहती साहब इनको रिजेक्ट कर दीजिए, तो बिना दूसरी पार्टी को सुने प्लेन का रिजेक्शन नहीं होता, इसलिए प्लेन का रिजेक्शन भी डिक्री होती है। दूसरी चीज कि जो सेक्शन 144 है, जब आप देखेंगे, जब एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री में आएंगे तो सेक्शन 144 ये प्रोवाइड करता है कि अगर कोई जजमेंट या डिक्री कोर्ट ने गलत दे दिया है, गलत नहीं दे दिया है, कोई डिक्री जजमेंट दे दिया है और अपील या रिवीजन में वो रिवर्स हो गई है, उलट गई है, जैसे मेरा ए बी 2 पार्टी हैं, तो ए के अगेंस्ट में जजमेंट हो गया और ए को 1 लाख रुपया उसको कंपेंसेशन देना पड़ा या प्रॉपर्टी का पोजीशन देना पड़ा। लेकिन ऊपर की कोर्ट में गया तो ऊपर की कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट का जो डिक्री या जजमेंट है वो रिवर्स हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि ए फिर उसी पोजीशन में आ गया जहां पहले था, तो उसने जो पोजीशन दे दिया बी को अंडर दी ऑर्डर ऑफ दी ट्रायल कोर्ट, तो उसे लौटाना पड़ेगा फिर उस पार्टी को जिससे कि वो चीज ली गई है। या उसने कोई अगर डैमेजेस दे दिया गया है और ऊपर की कोर्ट में रिवर्स हो गया अपील में या रिवीजन में, तो डैमेजेस उसे लौटाना पड़ेगा। इसे कहते हैं सेक्शन 144 में रेस्टिट्यूशन। तो जब डिग्री एक्सिक्यूट होती है तो रेस्टिट्यूशन का अर्थ यह होता है कि कोर्ट को दूसरी पार्टी को, जो पार्टी अग्रीड पार्टी है, जिसे नुकसान हो गया है या जिसने दूसरी पार्टी को कोई चीज डिलीवर कर दी है या कोई कंपनसेशन या डैमेजेस दे दिया है, लेकिन ऊपर की कोर्ट उसे उलट देती है, तो दूसरी पार्टी को फिर उसे लौटाने के लिए कोर्ट ऑर्डर देती है कि भाई इसको आप रिस्ट्यूट करिए, जहां था वहीं पर इसको ला करके खड़ा करिए, ताकि उसका जो लॉस है, डैमेज है, वो न होने पाए उसको। तो ये 2 एस्पेक्ट भी, ये 2 जो कोर्ट के जजमेंट से अभी डिक्री होती है, तो एक तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, इस ऑर्डर को रट डालिएगा, इंपॉर्टेंट, इसमें एग्जाम में भी बहुत आता है। और दूसरा है सेक्शन 144 जिसमें रिस्ट्यूशन ऑफ राइट्स, जो राइट एक्रू कर गया है जजमेंट की वजह से दूसरी पार्टी में, उस राइट को पुनः उस पार्टी को लौट जाता है उसी कोर्ट के ऑर्डर से, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से, जिसने जजमेंट दिया था, डिक्री दी थी, ताकि उसको पुनः लौटा दे अगर अपील या रिवीजन में मामला उलट जाता है। तो अब दूसरा क्लेरिफिकेशन इसमें एक और दिया गया है कि लिखा गया है बट द फॉलोइंग शैल नॉट इंक्लूड द जजमेंट। 2 चीजें जजमेंट नहीं होती इसमें, इन्होंने ये कहा है। पहला तो ये है कि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर की बात कर रहा है ये, तो ऑर्डर डिफिनेशन सेक्शन 2 क्लास 14 में दिया, बताया था मैंने आपको, और बताया था कि जो कोई डिसीजन कोर्ट का, वो चाहे फॉर्मल एक्सप्रेशन ही क्यों ना हो, वो ऑर्डर होता है बशर्ते कि वो डिक्री या जजमेंट ना हो। डिक्री ना हो, जजमेंट डिक्री एक ही चीज होती है। तो डिक्री जजमेंट क्या नहीं होगा, ऑर्डर के लिए जरूरी नहीं 2 पार्टी हो, ऑर्डर के लिए जरूरी नहीं कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, कि कोई राइट का एजुकेशन हो। जैसे इंटरिम ऑर्डर हो गया, आपने कहा इंजंक्शन का, तो इंटरिम ऑर्डर जब देते हैं आप, तो डिटर्मिनेशन आप लिस्ट नहीं होता, जजमेंट फाइनली डिसाइड नहीं होता, टेम्पररी होता है। या ऑर्डर बिफोर जजमेंट हो गया, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट हो गया, तो ऑर्डर ऑफ अरेस्ट हो गया, मान लीजिए
सेक्शन 57, 58 सीपीसी जब आप पढ़ेंगे, अगर आपने पैसा उधार लिया है या गवर्नमेंट से पैसा लोन लिया है, लोन नहीं लौटा पाते तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, आपके अकाउंट से पैसा स्टेट डेबिट कर सकती है आपकी, और अल्टीमेटली जब कुछ नहीं कर पाती तो आपको अरेस्ट भी कर सकती है। तो जितने ऑर्डर्स होते हैं इंस्टीट्यूशन में, टेम्पररी ऑर्डर्स होते हैं, तो जो ऑर्डर्स टेम्पररी होते हैं बाद में सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन। तो अब जो इंटरिम ऑर्डर्स क्या, जैसे रिसीवर अपॉइंट कर दिया, कमीशन अपॉइंट कर दिया एविडेंस लेने के लिए, ये कोई एडजुडिकेशन तो है नहीं, ये कोई फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्प्यूट नहीं हुआ। ये सब ऐसे ऑर्डर्स हैं जो प्रोसीडिंग्स से पार्ट होते हैं। तो जो प्रोसीडिंग से पार्ट होते हैं वो ऐसे ऑर्डर डिक्री नहीं होते। तो एक तो ये है एन ऑर्डर और डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ये आप समय पे नहीं आए, मुकदमा खारिज हो गया, तो ये ऑर्डर एडजुडिकेशन नहीं हुआ क्योंकि ऑर्डर हुआ, ये प्रोसीडिंग्स का पार्ट हो गया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील तो होती है, लेकिन अपील एज एन ऑर्डर होती है। ध्यान रखिएगा, जजमेंट की अपील, डिक्री की अपील एक ही चीज है, लेकिन ऑर्डर की अपील अलग है। अभी हम डिस्कस थोड़ी देर में करते हैं कि ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होती जब तक कि सीपीसी में उस ऑर्डर को अपीलेबल ना बनाया गया है। तो ये जो इसका अर्थ होता है कि कोई एडजुडिकेशन अगर हो गया, इसका मतलब वो डिक्री होनी चाहिए, लेकिन उसका नाम ऑर्डर अगर लिख दिया गया तो लिख दिया गया, इसमें कोई खास बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है नॉमेनक्लेचर में किसी डिक्री को ऑर्डर लिख दिया जाता है, तो अगर कहीं लिखा गया है ऐसा कोई ऑर्डर लेकिन उसमें एडजुडिकेशन हुआ है तो दैट अमाउंट टू डिक्री, लेकिन वो है ऑर्डर। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए लिखा कि अगर ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील होती है तो ऐसा ऑर्डर डिक्री नहीं कहलाती, क्योंकि ऑर्डर कहलाती है वो। लेकिन अपीलेबल क्यों है? अपीलेबल इसलिए है कि पार्टीज के राइट्स को एडजुडिकेट करती है वो। दो पार्टीज होती, डिस्प्यूट होता है, इसलिए उसके खिलाफ अपील हो सकती है। तो ये क्लियर कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें पार्टीज के बीच एडजुडिकेशन हुआ है, कोर्ट से हुआ है और फाइनली हुआ है, फॉर्मली नहीं हुआ है, फाइनली हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऑर्डर न लिखा गया हो तो डिक्री होती। तो यह क्लेरिफिकेशन किया जा रहा है इसमें कि ऐसा कोई ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में अपील, तो अपील अगेंस्ट डिक्री नहीं होगी, अपील अगेंस्ट जजमेंट नहीं होगा, क्योंकि डिक्री और जजमेंट की अपील आगे आपको डिस्कस करेंगे। अभी सेक्शन 96 से लेकर के 107 तक में दिया गया है अपील अगेंस्ट द जजमेंट, अपील अगेंस्ट द डिक्री। अपील उसी के खिलाफ होती है जहां जजमेंट फाइनल हो, जहां जजमेंट फाइनल नहीं है उसके खिलाफ अपील नहीं होती। इसीलिए जितने इंटरिम ऑर्डर्स हैं या जितने ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, क्योंकि वो फाइनल नहीं होते। लेकिन अगर वो फाइनल है, यही क्लैरिफिकेशन है, अगर वो फाइनल है और एडजुडिकेशन हुआ दो पार्टीज के बीच में, तो उनके खिलाफ अपील हो सकती है। लेकिन अपील तभी हो सकती है जब ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करने का प्रोविजन सीपीसी में दिया गया है। तो यह कह रहा है कि अगर ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील होती है तो दैट इज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, नॉट अपील अगेंस्ट द डिक्री। तो ऐसे ऑर्डर जिनके अगेंस्ट में अपील अगेंस्ट ऑर्डर होगा उसे वो डिक्री नहीं कहलाती, तो ऑर्डर ही कहलाएगा वो। इसमें दो प्रोविजन बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, और 104 में भी लिस्ट दी गई है कौन कौन से ऑर्डर ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट में अपील हो सकती है। तो ऑर्डर 43 और सेक्शन 104 दो प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें ऐसे ऑर्डर की लिस्ट दी गई है जिनके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती। इनको छोड़ करके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहीं नहीं होती सीपीसी में। तो अब जब इतना बताने के बाद अब हम आ रहे हैं आपको कि ऑर्डर डिक्री में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने कहा कि कोई ऑर्डर डिक्री नहीं होती क्योंकि
या तो एज ए ऑर्डर वो अपील होगी या ऑर्डर प्रोसीजर का ऑर्डर होगा। एडजुडिकेशन तो ऑर्डर का होता नहीं है। तो पहला डिफरेंस हुआ, डिक्री किसी डिस्प्यूट का फॉर्मल एडजुडिकेशन है बाय द कोर्ट। फॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे मैंने कहा कि शेड्यूल नंबर 2 में अपेंडिक्स डी में जो फॉर्मेट 1 दिया गया है उसमें अगर आप लिखेंगे तब ऑर्डर होगा। तो डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन। हालांकि ऑर्डर भी एक्सप्रेशन फॉर्मल हो सकता है, फॉर्मल, लेकिन फॉर्मल इस सेंस में कि ऑर्डर के फॉर्मेट में लिखा गया है। ये भी अपेंडिक्स डी में दिया, ऑर्डर का फॉर्मेट भी आप देखें उसमें लिखा गया है। लेकिन अगर पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट का वो बंटवारा नहीं करता तो वो डिक्री नहीं हो सकती। तो ऑर्डर डिक्री का पहला अंतर यह है कि डिक्री हमेशा दो पार्टीज के बीच में किसी इश्यू को, किसी राइट को एडजुडिकेट करती है फाइनली, जबकि ऑर्डर के लिए राइट्स का एडजुडिकेशन करना जरूरी नहीं है। ऑर्डर एक्स पार्टी भी हो सकता है, ऑर्डर इंटरिम भी हो सकता है, ऑर्डर प्रोसीजरल भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा इंटरिम ऑर्डर हुआ, इंजंक्शन हुआ जो स्पेशल रिलीफ एक्ट में होता है, यहां तक कि जो परपेचुअल इंजंक्शन हुआ वो भी डिक्री नहीं होती, वो भी ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर, एक अंतर तो यह हुआ कि डिक्री हमेशा फॉर्मल एजुकेशन फाइनली किसी इशू को एडजुडिकेट करती है, जबकि ऑर्डर के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी इशू को फाइनली एडजुडिकेट करे। वो इंटरिम भी हो सकती है लेकिन डिक्री इंटरिम नहीं हो सकती। दूसरा अंतर यह है कि डिक्री के अगेंस्ट में हमेशा अपील होती है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी अपीलें प्रोवाइडेड हैं सीपीसी में, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, दो तरह का अपील होती है, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। थर्ड अपील नहीं होती। फर्स्ट अपील तब होती है जब जो जजमेंट कोर्ट देता है, जो डिक्री देता है, उसके नेक्स्ट कोर्ट में अपील करने का राइट को होता है। जैसे आप ऐसा मैटर ले गए, ऐसा जुरिडिक्शन है, मान लीजिए 1 करोड़ का मैटर है, तो 1 करोड़ का मैटर तो मुंसिफ को डिसाइड नहीं करेगा, नीचे का सिविल जज डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जब ले गए ऐसा मैटर जिस पर उसका जुरिडिक्शन था, तो वो ऑरिजिनल जजमेंट। तो ऑरिजिनल जजमेंट के बाद अपील आप कहां करेंगे? हाई कोर्ट में करेंगे। तो हाई कोर्ट जो अपील होगी पहली अपील होगी, फर्स्ट अपील होगी, और जो अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी उसका कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम बॉडी है जो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रखती है। लेकिन मान लीजिए कि कोई जजमेंट आप मुंसिफ कोर्ट में ले गए, मुंसिफ कोर्ट के बाद अपील किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट के बीच में आपने कि 2 अपीलें हो गई। एक अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहां या नेक्स्ट जो भी कोर्ट हो, और दूसरी अपील नेक्स्ट कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो यहां 2 अपील होती है। डिक्री में हमेशा 2 अपील हो सकती है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। लेकिन तो डिक्री अपीलेबल है और जितनी अपील अवेलेबल है सीपीसी में सारी अपील हो सकती है। आप देखेंगे सेक्शन 100 में सीपीसी में सेकंड अपील होती है, सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील होती है। तो पूरी अपील होती है डिक्री के अगेंस्ट में, जबकि ऑर्डर के अगेंस्ट में या तो अपील नहीं होती, या तो नहीं होती, या अगर होती भी है तो केवल एक अपील होती है। अगर होती भी है से क्या मतलब है? हमने भी आपको 2 सेक्शन बताए, 2 प्रोविजन बताए, सेक्शन 104 और ऑर्डर 43। केवल इन्हीं 2 प्रोविजन में ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हो सकती है, अदरवाइज सीपीसी में कहीं नहीं हो सकती। जबकि डिक्री के अगेंस्ट में पूरे सीपीसी में अपील हो सकती है, एक्सेप्ट ऑर्डर 43 और सेक्शन 104 को छोड़ करके। तो डिक्री इज ऑलवेज अपीलिएबल। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्री प्रिलिमिनरी और फाइनल दोनों हो सकती है। हमने कल बताया था आपको, प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब इंटरिम डिक्री नहीं होता, ये फाइनल डिक्री होती है। केवल जब 2 काज ऑफ एक्शन होते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं, तो जिस सब्जेक्ट मैटर पर कोर्ट पहले जजमेंट देता है उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री, लेकिन होती वो फाइनल डिक्री ही है। लेकिन जब ऑर्डर आप देखेंगे, ऑर्डर में प्रिलिमिनरी ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर में केवल इंटरिम ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर होगा, और दोनों का स्टेटस अलग अलग होगा। आप देखेंगे प्रारंभिक डिक्री का स्टेटस वही है जो फाइनल डिक्री का है।
प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ अपील भी हो सकती है, रिवीजन भी हो सकता है। लेकिन जब आप इंटरिम ऑर्डर देंगे तो इंटरिम ऑर्डर का स्टेटस प्रिलिमिनरी ऑर्डर का नहीं होता, क्योंकि उसके खिलाफ न तो अपील कर सकते हैं ना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर कहते हैं उसको लेकर के। तो ऑर्डर, अगर ऑर्डर के खिलाफ अपील होती भी है तो केवल फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में होगी। कैसा ऑर्डर? जब ऑर्डर दो पार्टीज के बीच में कोई एडजुडिकेशन करेगा, जब सारे एलिमेंट उसके वही होंगे लेकिन उसका नाम ऑर्डर होगा। और ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील केवल सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 के बीच में होती है। ये तीसरा अंतर हुआ। प्रिलिमिनरी ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, जबकि प्रिलिमिनरी फाइनल ऑर्डर में नहीं होती है, इंटरिम और फाइनल डिक्री होती है। और चौथा पॉइंट है कि जो डिक्री है, डिक्री के खिलाफ अगर अपील का प्रोविजन नहीं दिया गया सीपीसी में, बहुत सारे, देखिए अपील एक स्टैट्यूटरी राइट है। अपील आप तभी कर सकते हैं जब अपील करने का प्रोविजन है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर आप अपील नहीं कर सकते, जैसे स्मॉल कास्ट कोर्ट है, किस दिन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 7 में स्मॉल कास्ट कोर्ट है। तो स्मॉल कास्ट कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्मॉल कोर्ट का जुरिडिक्शन केवल 1 लाख होता है। वो केवल डिसाइड कर सकता है पोजीशन, ओनरशिप में टाइटल डिसाइड नहीं कर सकता। और कुछ सूट्स ऐसे होते हैं, जैसे डिफेमेशन का सूट है सेक्शन 90 में या 91 में, ट्रस्ट का कोई सूट है, वो डिसाइड नहीं कर सकता। और जो स्मॉल कास्ट कोर्ट है उसे इंटरिम ऑर्डर देने की जुरिडिक्शन भी नहीं होता। वो केवल फाइनल जजमेंट दे सकता है या ऑर्डर दे सकता है, और स्मॉल अमाउंट के, स्मॉल केसेस के लिए, और उसके अगेंस्ट अगर अपील होगी तो केवल डिस्ट्रिक्ट जज की यहां अपील होती है। और रिवीजन अगर होगा केवल हाई कोर्ट में होगा। ये रिस्ट्रिक्शन स्मॉल कास्ट कोर्ट पर, इसको देख लीजिएगा, उसका जुरिडिक्शन केवल 1 लाख रुपए तक होता है, जबकि मुंसिफ का जुरिडिक्शन 5 लाख रुपए तक का होता, बढ़ा दिया गया है। ये 2005 में बढ़ा दिया गया है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं अंतर में, स्मॉल कास्ट कोर्ट को छोड़ दीजिए तो जितने भी कोर्ट के जजमेंट्स या डिक्रीज हैं सबके अगेंस्ट में 2 अपील होती है, जब तक कि स्पेसिफिकली अपील को रिस्ट्रिक्ट न किया जाए। लेकिन ऑर्डर के केस में केवल अपील होती है अगर अपीलेबल ऑर्डर है, लेकिन रिवीजन नहीं होता। जबकि डिक्री के केस अगेंस्ट में अपील के साथ साथ अगर अपील का प्रोविजन नहीं दिया गया है तो उसके अगेंस्ट में रिवीजन भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई रिवीजन नहीं हो सकता। कुछ कंडीशन में हाई कोर्ट कर सकती है, वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव रीजंस हैं। तो ये 4 डिफरेंसेस हमेशा याद रखिएगा डिक्री और ऑर्डर में। जजमेंट और डिक्री में मैंने बताया आपको कोई अंतर नहीं है, एक्सेप्ट की डिक्री फॉर्मेट दी जाती है और जजमेंट के लिए कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है। बाकी प्रोविजन वही है, 2 पार्टीज होती हैं, डिस्प्यूट होता है, एडजुडिकेशन होता है, और इट इज गिवन बाय द कोर्ट। ये इतने चीजें और डिक्री ऑर्डर में आपको। हाँ, एक चीज और है जो मेरे दिमाग में नहीं आया कि क्या डिक्री देना कोर्ट के लिए जरूरी है, प्रिलिमिनरी डिक्री देना? देखिए, जरूरी नहीं है कोर्ट के लिए। अगर कोर्ट डिसाइड करे एक ही ऑर्डर, एक ही डिक्री दे दे, दोनों से डिसाइड कर दे। लेकिन कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं, कुछ ऐसी डिक्रीज हैं जहां पर कोर्ट के लिए प्रिलिमिनरी डिक्री देना जरूरी है। उसमें से पहला तो है कि मेसने प्रॉफिट। मेसने प्रॉफिट क्या होता है? सेक्शन 2 क्लास 12 में जब आप पढ़ेंगे, मेसने प्रॉफिट इंटरिम प्रॉफिट। मेसने प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है, जैसे मैंने आपको सेक्शन 144 में रेस्टिट्यूशन बताया कि एक पार्टी अगर मुकदमा जीत गई है, लाभ ले लेती है, लेकिन ऊपर की कोर्ट मुकदमा हार जाती है, उसे राफेल लौटाना पड़ता है। इसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन 144 में। ऐसे ही सेक्शन 2 क्लास 12 में डिफाइन किया गया है मेसने प्रॉफिट, इसको कहते हैं हिंदी में अंतःकाल प्रॉफिट। तो ऐसा प्रॉफिट, मान लीजिए कि आप एक मकान की पोजीशन में हैं, 20 साल से कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा लॉन भी है, उसमें दुकान भी खोल लिया आपने, और उसमें आम के पेड़ भी हैं, आम पेड़ के बेच रहे हैं, मार्केट में आम पैसा भी ले रहे हैं।
तो सारे प्रॉफिट जो पजेस कर रहा है उस लैंड को या उस हाउस को या उस दुकान को वो ले रहा है। मान लीजिए मुकदमे में आप टाइटल हार गए 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद। जब टाइटल हार गए तो आपको पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। जब पोजीशन आप छोड़ेंगे तब क्वेश्चन ये होगा कि जो कुछ आपने एडवांटेज लिया है 14-15 साल में जब तक कि टाइटल डिसाइड नहीं हुआ था, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका पोजीशन शुरू से गलत था, क्योंकि लाइज वाइड एब इनिशियो। जिस दिन जजमेंट आया तो जजमेंट का एप्लीकेशन उस बैक्स डेट से होगा जिस दिन आप पोजीशन में थे। तो आपका पोजीशन शुरू से ही गलत था। तो जो लाभ आपने ले लिया, आम का पेड़ बेच दिया, लकड़ी बेच दिया, उसमें दुकान जो थी उससे बहुत पैसा कमाया, किराया उठा दिया, ये सारे आपको एडवांटेज लौटाने पड़ते हैं टाइटल होल्डर को, जो मुकदमा जीत जाता है, जिसका मकान है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे एक्सपेंसेस के फॉर्म में हो, चाहे एडवांटेज प्रॉफिट के फॉर्म में हो, कुछ भी जो कुछ आपने लिया है उस मकान से, उस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे आपको डैमेजेस के रूप में देना पड़ता उस पार्टी को जिसका मकान आपने कब्जाया था। ये डिसाइड करती कोर्ट कि कितना आपको देना पड़ेगा मिसने प्रॉफिट। ये मिसने प्रॉफिट डिफिनीशन है सेक्शन 2 क्लास 12 में। तो हम जो आपको बता रहे थे कि पहला तो यह है, इसमें प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, 2 डिक्री पारित ही करनी पड़ती है। क्यों करती है? पहली डिक्री में, प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या होता है, कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि रियल में टाइटल होल्डर कौन है। ये प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। तब दूसरी डिक्री होती है कि कितना एडवांटेज लिया है जो रॉन्गफुल पोजेसर था। तो कोर्ट दूसरी डिक्री में, फाइनल डिक्री में डिसाइड करेगी अमाउंट ऑफ मिसने प्रॉफिट। तो ये दिया गया है ऑर्डर 20 रूल 12 में। ये तो एक तो हुआ मिसने प्रॉफिट, जहां 2 डिक्री देनी होती है। दूसरा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है। ये सब जब मैं पढ़ाऊंगा ऑर्डर 20 तो आपको बता दूंगा, ये सब ऑर्डर 20 में दिया गया है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, और जो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो अमाउंट ड्यू होता है, तो कोर्ट डिसाइड करती है कि आप एजेंट थे भी नहीं थे, पहला प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। इसके बाद जो बकाया अगर कोई है प्रिंसिपल या एजेंट को, उसको कोर्ट डिसाइड करती है। इन सब में अकाउंट्स या प्रॉपर्टी का कोई मैटर हो, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वसीयत कर दिया किसी ने, प्रोबेट जारी किया, हमारे मकान की देख रेख करेंगे। किसी ने विल को चैलेंज किया, तो पहले कोर्ट डिसाइड करे कि वो विल सही है कि नहीं सही है। दूसरी है कि उस विल के बाद जो कुछ आपने मकान से गेन किया उसका एक्सपेंसेस कितना होगा। इसी तरीके से कोई मॉर्गेज डीड है, ये ऑर्डर 34 में जब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूशन ऑफ डिक्री मॉर्गेज, तो बताएंगे आपको। ऑर्डर 34 रूल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 से लेकर के 8 तक के रूल दिए गए हैं, जिसमें क्लियर किया गया है, चाहे रिडम्पशन हो मॉर्गेज का, आपने टीपीएम पढ़ा होगा, चाहे क्लॉग ऑन रिडम्पशन हो, चाहे पोजीशन हो, किसी तरीके का अगर मॉर्गेज है तो मॉर्गेज में 2 डिक्री होनी ही चाहिए, एक प्रिलिमिनरी एक फाइनल। पहला तो कि मॉर्गेज, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, वंस मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज। अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं तो चाहे कंडीशनल सेल के फॉर्म में क्यों ना हो, वो मॉर्गेज ही रहेगा। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि मॉर्गेज है या नहीं प्रिलिमिनरी डिक्री में। इसके बाद फाइनल डिक्री में डिसाइड करेगा कि रिडम्पशन का अमाउंट कितना पैसा बाकी है, किस तरह रिडम्पशन होगा। तो हमेशा इनमें 2 डिक्रीज, एक तो मॉर्गेज के केस में, दूसरा एजेंट और प्रिंसिपल के बीच अकाउंट सेटलमेंट के बीच में, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सूट, जैसे मैंने बताया आपको विल वाला सूट है, और या प्रिंसिपल एजेंट है या मॉर्गेज है, और या मिसने प्रॉफिट है। मिसने प्रॉफिट डिसाइड करने के लिए इन मैटर्स में कोर्ट को 2 डिक्री हमेशा पास करनी पड़ती है, 1 प्रिलिमिनरी डिक्री एंड 2 फाइनल डिक्री। थैंक यू।